हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बीकॉम में इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के बारे में। यानी कि लेसन नंबर 1 तक की वीडियोज में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जिसने तक लेसन नंबर ना देखा हो वो पहले जाके वो वाले कंसेप्ट जरूर कवर कर लेना। आज से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। आज हम उसी का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन, और उसका इंपैक्ट टैक्सेशन पे किस प्रकार का होता है, ये हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। हम सब एक चीज जानते हैं कि हम सब एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, और जब हम किसी इकोनॉमी से इनकम जनरेट करते हैं या फिर कहीं पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहीं पे टैक्स भी पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ तो जो भी मेरी इनकम है वो इंडिया की वजह से हो रही है, इंडिया के अंदर हो रही है। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो टैक्स भी दूंगा अपनी इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम मल्टीपल टेरिटरी यानी कि बहुत सी इकोनॉमी से जनरेट हो रही होती है, तो उनका टैक्सेशन भी उतनी कंट्रीज में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इंडिया से इनकम जनरेट कर रहा हूं तो मैं टैक्स इंडिया में दूंगा। लेकिन वहीं पे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एज अ यूट्यूबर मेरी इनकम यूट्यूब से भी आती है, एडसेंस रेवेन्यू भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो जब मैं वहां से पैसा कमाऊंगा तो वही सिंपल सी बात है, वहां पे किसका टैक्स लगेगा? यूएसए का टैक्सेशन सिस्टम लगेगा, क्योंकि वो वहां की कंपनी है ना, वहां पे मेरा टैक्स डिडक्ट होगा और तब मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हमारी इनकम है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम किसी एक टेरिटरी के लिए क्या हो सकते हैं? रेसिडेंट, और किसी दूसरी के लिए नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारी जो भी इनकम है, जितने भी प्रकार की इनकम है, और अगर वर्ल्ड वाइड इनकम है तो उस तरीके से ही टैक्स हमारे ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इंडिया में फिलहाल हूं लेकिन बाद में अगर मैं एनआरआई बन जाता हूं, फिर मैं किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाता हूं, तो ऐसे केसेस में मैं वहां पे टैक्स पे करूंगा क्योंकि मैं वहां से इनकम जनरेट कर रहा हूं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर फिर भी मेरे कुछ एसेट्स अगर इंडिया में रहते हैं और वहां से मेरे पास इनकम आ रही है तो मैं इंडिया में भी इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, यानी कि वहां से यहाँ के लिए भी मुझे यहाँ के टैक्स को लेके भी लायबल हूँ, लायबिलिटी है मेरे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम काम करता है। किस केस में? रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में। और वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि एक पर्सन कहाँ पे रह रहा है, और दूसरी बात कुछ चीजें और भी यहाँ पे होती हैं। एक तो कहाँ पे रह रहा है, किस पर्पस के लिए रह रहा है, कितने टाइम से रह रहा है, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम अपना मेन टॉपिक समझेंगे जो क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि मेन हमें पूरे चैप्टर में ना इसी एक बात को लेके बात करनी है, इसी टॉपिक को लेके बात करनी है। तो ये समझते हैं, in taxation residential status refers to an individual's or entities classification। ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब इंडिविजुअल से भी है और एंटिटी से भी है। क्योंकि भाई कई बार आपने सुना है ना, एमएनसी सुना होगा आप लोगों ने। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि कई बार एक कंपनी बहुत सी नेशंस में भी काम कर रही होती है, तो वहां पे अलग अलग नेशंस के टैक्सेशन सिस्टम भी लगते हैं। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल एनआरआई हो सकता है, नहीं, कॉर्पोरेशंस और जो एमएनसीज हैं वो भी एनआरआई का मतलब एनआरआई बोल रहा हूं, ठीक है, वो किसी और कंट्री का पार्ट बन सकती हैं, लेकिन टैक्स दूसरी कंट्री के थ्रू लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की कोई कंपनी, ठीक है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया में काम कर रही है, तो उसे इंडिया के टैक्स रूल्स को मानना होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है। तो एंटिटीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस के हिसाब से, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि एक तो वो कहाँ पे हैं उसके हिसाब से, तो वो तो हो गया कि भाई फिलहाल वो जो भी इंडिविजुअल है या फिर जो एंटिटी है वो कहाँ पे है। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है, यानी कब तक रहने वाली है, विद अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? आप एक कह सकते हो यहाँ पे पावर एरिया, या फिर इस केस में टैक्स एरिया, कि कहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो दिस क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल एज इट डिटरमाइन
डिटरमाइंस द टैक्स ऑब्लिगेशन। और ये क्लासिफिकेशन इसलिए क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं टैक्स ऑब्लिगेशंस को कि भाई टैक्स लायबिलिटी कितनी रहने वाली है, टैक्स ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय दैट जुरिस्डिक्शन, जो किसने लगाया होगा उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में जहां पे वो पर्सन रहता है या फिर जहां पे वो कॉर्पोरेशन या फिर एंटिटी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद क्या आता है, इट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस क्राइटेरिया, इसको हम अलग अलग क्राइटेरिया से डिटरमाइन कर सकते हैं, सच एज ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि जो हम जहां पे स्टे कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। क्योंकि भाई कोई कंपनी कोई पर्सन हो सकता है 1 साल के वर्क वीजा पे गया हो, 2 साल के, यहाँ पे पर्सन की बात कर लेते हैं, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, या फिर मान लो कोई अगर एंटिटी आई हो, कोई कॉर्पोरेशन आया हो किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उसका भी टाइम पे डिसाइड होगा ना कि वो कितने टाइम तक उस वहां पे रहेगी। यानी कि गवर्नमेंट एग्रीमेंट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसके हिसाब से ही उन्हें टैक्स पे करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड द पर्पस ऑफ स्टे। भाई स्टे करने का पर्पस क्या है वो भी बहुत जरूरी है। मतलब कोई पर्सन बिजनेस के लिए आया है, एजुकेशन के लिए आया है, काम के लिए आया है, किस तरीके से आया है, तो पर्पस ऑफ स्टे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा एंड द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक टाइज जुरिस्डिक्शन, और जो इंडिविजुअल की इकोनॉमिक टाइज है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो किस एरिया में ज्यादा होती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग फॉरेन से पैसा जरूर कमा रहे होते हैं लेकिन उसे खर्च करते हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पे करती है। इसके बाद दीज क्राइटेरिया वेरी अक्रॉस डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन, तो ये जो क्राइटेरिया होता है वो वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट टैक्स जुरिस्डिक्शन से एंड इंक्लूड्स फैक्टर। अगर कुछ फैक्टर हैं जैसे नंबर ऑफ डेज स्पेंट विद इन द कंट्री, आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस कंट्री के साथ, द इंडिविजुअल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या किस देश की है और नेशनलिटी किस देश की है। आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि अगर किसी पर्सन के पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो वो बाकी किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, यानी कि नागरिक नहीं बन सकता। और अगर उसने ली, मतलब अगर इंडिया का है तो बाहर की ले सकता, अगर उसने ली तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वो चीज यहाँ पे है। तो सिटीजनशिप और नेशनैलिटी एंड सोर्स ऑफ इनकम भी डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा एक मिनट और यहाँ पे, तो सोर्स ऑफ इनकम डिपेंड करता है। इसके अलावा इसमें हम 3 कैटेगरी देखते हैं। एक तो रेसिडेंट स्टेटस। अब रेसिडेंट स्टेटस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ या फिर बहुत से लोग इंडिया में रहते हैं, तो और अगर उनकी इनकम वर्ल्ड वाइड तरीकों से आ रही है तो उनके पर हर उस कंट्री का टैक्स लगेगा जहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि भाई मैं एक तरह से यूट्यूबर भी हूं और जो कुछ अर्निंग मेरी इंडिया के अंदर भी होती है, तो जो इंडिया के अंदर अर्निंग होती है उसके लिए मैं ITR फाइल करता हूं, और जो मेरी अर्निंग यूट्यूब वगैरह से होती है तो वो प्रॉफिट जो आता है ना यूट्यूब का, वो भी मुझे अपने इंडिया के ITR में दिखाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को टैक्स कहां भरना पड़ता है, यूएसए में ही भरना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा अमाउंट है जो मेरे पास आता है कट के एडसेंस का, उसके ऊपर यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो भी अपना टैक्स रूल लगाती है, तो टैक्स कटता है उस चीज का। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि रेसिडेंट स्टेटस में हमारे पास अपनी कंट्री का टैक्स तो लगेगा जहां पे हम रह रहे हो, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड फॉर्म से इनकम आ रही है उस पर भी टैक्स लगेगा। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया यूट्यूब का। अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसे वहां पे अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि वो वहां के टैक्स के लिए भी लायबल है। वही चीज यहाँ पे है। तो रेसिडेंट स्टेटस इसी को बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट स्टेटस। इस बात का मतलब क्या है कि मान लेते हैं मैं फॉरेन कंट्री में चला गया, तो उसके बाद मैं सिर्फ वहीं पे टैक्स पे करूंगा क्योंकि मेरी इनकम वहां से आ रही है, मैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारे कुछ एसेट्स हमारी डोमेस्टिक कंट्री में है और वहां से मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, तो मैं वहां के लिए भी टैक्सेबल हूं और टैक्स लायबिलिटी पे करूंगा, यानी कि ITR फाइल करूंगा। वही चीज यहाँ पे है, नॉन रेसिडेंट स्टेटस बोलते हैं इसे। इसके बाद क्या आता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस। और ध्यान रखना जो NRI है, नॉन रेसिडेंट स्टेटस, इनको जो है टैक्स बेनिफिट बहुत कम मिलते हैं, यानी कि रिडक्शंस नहीं मिलेंगे, एग्जेप्शंस नहीं मिलेंगे, तो बहुत सी दिक्कत होती है NRI को जो टैक्स पे कर रहा होता है, क्योंकि वो इंडिया में रह नहीं रहा लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है इंडिया की, तो वो चीज है यहाँ पे। इसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस। इस बात का मतलब क्या है, ये एक स्पेशल टर्म है, एक मस्त स्पेशल पर्सन है
ठीक है, जिसको स्पेशल डिडक्शन दी जाती है, एग्जेप्शंस दी जाती है, यानी कि जिसको हम एक तरह से रेसिडेंट मानते भी हैं बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस प्रोवाइड भी नहीं करते, ऐसा कुछ कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है, थर्ड टर्म। बाकी इसको हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले टॉपिक में बिल्कुल डीप में समझेंगे। तो ये तीन हमारी क्लासिफिकेशन होती है रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। अब लास्ट में समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा मैं इसे बोलता हूँ कि मैं इसे समझाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम पूरी वीडियो में पूरे चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं, यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 की जो वीडियोस बन रही हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं। तो ये 14 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें डिस्कस करने हैं। पहला क्या आता है, रेसिडेंशियल स्टेटस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन, डिस्कस कर लिया कि टैक्सेशन के टाइम पे रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और ये क्या मायने रखता है, वो हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझनी है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, खासकर टैक्स पर्पसेस को लेके। तीसरा पॉइंट, क्राइटेरिया यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स रेसिडेंशियल स्टेटस, हमें वो क्राइटेरिया समझने पड़ेंगे जिसके जरिए हम एक इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं कि वो कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, क्या पर्पस है उसका, अलग चीजें यहाँ पे डिसाइड करते हैं, अलग क्राइटेरिया यहाँ पे सेट करके रखते हैं, वो क्राइटेरिया में स्टडी करने हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, हमें टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे मैं लास्ट में पॉइंट में डिस्कस किया था ना रेसिडेंशियल स्टेटस के लास्ट वाले पॉइंट में कि तीन तरह के होते हैं, पहला कौन, रेसिडेंट, दूसरा कौन, नॉन रेसिडेंट, तीसरा कौन, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमें तीनों में डिफरेंस करना आना चाहिए और जो मैंने बताया भी था कि हम इसको बिल्कुल चैप्टर पढ़ रहे होंगे आगे तो डीप में और ज्यादा समझेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एनालाइज द टैक्स इंप्लीकेशन, हमें टैक्स इंप्लीकेशन समझने होंगे एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि हर एक रेसिडेंशियल स्टेटस को लेके जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये एनालाइज करना होगा, लोगों के ऊपर क्या इनका इफेक्ट होता है वो हम सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे हमारे पास क्या आता है सिक्स्थ पॉइंट में, डिस्कस हाउ रेसिडेंशियल स्टेटस इंपैक्ट्स द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हमें एक चीज और समझ रही है कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे टोटल इनकम के स्कोप को यहाँ पे इंपैक्ट डालता है, कि कैसे टोटल इनकम पे फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे। इसके बाद 7 पॉइंट क्या आता है, इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपैक्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, यानी किस तरह का इंपैक्ट रहता है टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। इसके बाद 8 पॉइंट क्या आता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, यानी कि एक तो हमें जो रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है इनको कंपेयर करना है टैक्स को लेके कि कैसे सेम कंपैरिजन रहता है, कैसे कंपेयर करते हैं। दूसरा हमें डिफरेंस भी करना है और डिफरेंस भी समझना है कि टैक्स को लेके जो रेसिडेंट्स हैं और जो नॉन रेसिडेंट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग होते हैं। इसके बाद 9th पॉइंट क्या आता है, आइडेंटिफाई द की डिफरेंसेस, हमें की डिफरेंसेस समझने होंगे इन टैक्स ऑब्लिगेशन, कि टैक्स ऑब्लिगेशन को लेके की डिफरेंसेस कौन कौन से हैं बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स, रेसिडेंट के बीच में और नॉन रेसिडेंट्स के बीच में। फिर 10th point, identify sources of income that are taxable and those that are exempted based on residential status। फिर हमें चीज समझनी पड़ेगी कि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ऐसी कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल है, यानी कि जिस पे टैक्स लगाया जाएगा, और ऐसी कौन सी है जो एग्जेम्प्टेड है, यानी कि जिन पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस के बिहाफ पे। तो ये हमारे तो हो गए 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब 4 और है, 11, 12, 13 और 14। तो 11वां कौन सा है, एनालाइज द इंप्लीकेशन ऑफ टैक्सेबल वर्सेस एग्जेम्प्टेड इनकम ऑन टैक्स लायबिलिटी। जब हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है टैक्सेबल इनकम के बीच में और नॉन टैक्सेबल यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम के बीच में, ये हम देखेंगे और उसका प्रभाव समझेंगे यहाँ पे मेन। 12वां, अप्लाई द कंसेप्ट लर्न टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अब हमें जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो भी किससे, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से, क्योंकि हम जब टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम सिर्फ डोमेस्टिक टैक्सेशन सिस्टम की बात नहीं करते, हम ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं कि वो हम क्या सीखे हैं उन लोगों से, वो हम डिस्कस करेंगे इन्वॉल्विंग डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटसेस, जहां पे हम अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटसेस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद 13वां पॉइंट क्या आता है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ
टैक्स प्लानिंग। हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स प्लानिंग क्यों इतनी जरूरी है और कौन सी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। तो हम सब जानते हैं जो टैक्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए, क्योंकि इसके बिना गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू नहीं आएगा और रिवेन्यू नहीं आएगा तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चे किस तरीके से कर पाएगी। तो टैक्स प्लानिंग के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, वो भी अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। इसके बाद लास्ट पॉइंट 14 पॉइंट वो क्या आता है, डिस्कस द एथिकल इम्प्लीकेशंस। हमें एथिकल इम्प्लीकेशन समझने पड़ेंगे टैक्स प्लानिंग बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, कि टैक्स प्लानिंग के क्या एथिकल इंप्लीकेशंस होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं। मतलब पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, और फिर समझेंगे उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। तो मेन हम एक बात बार बार करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेजिडेंट्स की और नॉन रेजिडेंट्स की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है कि मैंने आपको ये तो समझा दिया कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में और उसके बारे में अलग अलग चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटजीज, ठीक है, उसका रोल क्या है इकोनॉमी के ऊपर, डिफरेंसेस, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है, इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। उम्मीद है आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शनल वीडियो समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी बच गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में और डीप में शुरू करेंगे इस चैप्टर को। उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, जिसको जो उतारना है वो उतार ले।